आगे है प्रॉब्लम, पीछे है प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। डोंट वरी, बी हैप्पी। क्या मतलब है इसका? स्टूडेंट, प्रॉब्लम वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी, टॉपिक हमारी आज एलपी है, इट मींस लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है तो इट मींस मैं उसको गुनगुना रहा था। क्लियर? तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एक्सरसाइज 12.1। वहां पे हमें जो प्रॉब्लम्स में वर्ड प्रॉब्लम होती है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि हमें वहां पे फॉर्मुलेशन में दे रखा था। इट मींस हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन था, हमें कंस्ट्रेंट गिवन थी और हमें केवल उसका ग्राफ ड्रॉ करना था। इट मींस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड आउट द फीसिबल रीजन, फीसिबल सॉल्यूशन, इट मींस बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन, देन डिस्कस अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू, इट मींस आइदर मैक्सिमाइजेशन और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्लियर? बट दिस वीडियो, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड्स प्रॉब्लम। सबसे पहले तो बात यह आती है कि वर्ड्स प्रॉब्लम को हम फॉर्मुलेट करेंगे। क्लियर? और हमें जो 12.1 में इक्वलिटीज दी रखी थी, कंस्ट्रेंट या ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिए हुए थे, पहले हम वर्ड्स प्रॉब्लम से वो वहां तक पहुंचेंगे, देन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड आउट द ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू। क्लियर? स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है लीनियर प्रोग्रामिंग है, वो डाइट प्रॉब्लम्स पहली प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है दूसरे टाइप की हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है एंड फोर्थ वन एलोकेशन। हम आज पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं, एक प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम ले रहे हैं। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का मतलब है, देखिए क्वेश्चन से ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। A factory makes tennis racket and cricket bats. A tennis racket takes 1.5 hour of machine time and 3 hours of craftsman time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. In a day, the factory has to availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman time. What number of rackets and bats must be made of if the factory is to work at full capacity? और second part है, if the profit on a racket and on a bat is ₹20 and ₹10 respectively, find the maximum profit of the factory when it works at the full capacity. अब स्टूडेंट इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कौन कौन से? एक तो पूछ रहा है कि what number of rackets and bats must be made if the factory is to work at full capacity. अगर फैक्ट्री अपने पूरा टाइम काम करती है यानी फुल कैपेसिटी पर वर्क करती है, तो कितने व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स, यानी कितने रैकेट्स और बैट्स वो बना लेंगे। क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर बैट्स पर 20 रुपीज, क्रिकेट रैकेट्स पर 20 रुपीज और बैट्स पर 10 रुपीज का प्रॉफिट हो, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट इफ द वर्क when the factory work at full capacity. क्लियर? अब देखिए इसको हमने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट, ये देखिए जरा ध्यान से। टेनिस रैकेट, क्रिकेट बैट्स, हमारे पास दो चीज है। क्या क्या बना रहा है? एक तो टेनिस रैकेट बना रहा है और क्रिकेट बैट्स बना रहा है। क्लियर? और टेनिस रैकेट के लिए भी मशीन टाइम पर वर्क होता है और क्राफ्ट्समैन टाइम पर वर्क होता है, और क्रिकेट बैट के लिए भी मशीन टाइम पर वर्क होता है और क्रिकेट बैट्स पर वर्क होता है। तो हमने मान लिया कि टेनिस रैकेट को x मान लिया, कि मान लीजिए कि कंपनी ने, फैक्ट्री ने टेनिस रैकेट कितने बनाए? x बनाए, और क्रिकेट बैट कितने बनाए? y बनाए। क्लियर? अब यहां पे देखिए ये कह रहा है कि टेनिस रैकेट पर मशीन टाइम पर 1.5 आवर का वर्क होता है और क्रिकेट क्राफ्ट्समैन टाइम के पर 3 घंटे काम होता है। इसी प्रकार क्रिकेट बैट के लिए 3 घंटे मशीन टाइम पर वर्क होता है और 1 आवर क्राफ्ट्समैन टाइम पर वर्क होता है। अवेलेबिलिटी देखिए, वैसे तो कितना भी बनाए जाए, लेकिन फैक्ट्री रात दिन चलती रहे तो बहुत ज्यादा बना सकती है, बहुत प्रॉफिट कमा सकती है, लेकिन मशीन टाइम की भी और क्राफ्ट्समैन टाइम की भी एक लिमिट होती है कि वो कितनी देर वर्क कर सकते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि मशीन टाइम ज्यादा से ज्यादा 42 आवर्स वर्क कर सकती है, काम कर सकती है, चल सकती है, और क्राफ्ट्समैन टाइम वो केवल 24 आवर्स मैक्सिमम वर्क हो सकता है उस पर। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है, यहां पे
इससे ज्यादा नहीं ले सकते हम टाइम। ओके, तो अगर हमने टेनिस रैकेट को x मान लिया, अब देखिए यहां पे हम पहला पार्ट लेते हैं पहले। क्लियर? पहला पार्ट हमारा क्या है? पहला पार्ट कह रहा है कि अगर फैक्ट्री वर्क एट फुल कैपेसिटी कह रही है, तो इसका मतलब हमारा जो टोटल वर्क है जितना बना रहे हैं वो 1/1 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब मैक्सिमाइज जेड यहां पे कितना हो जाएगा? दैट इज x प्लस वाई। क्लियर? और अगर दूसरे पार्ट की हम बात करें, दूसरे पार्ट पे कह रहा है कितना? ये वैसे अलग अलग है, एक क्वेश्चन में एक ही पूछा जाता है, डबल नहीं पूछा जाता, इसमें दो पूछ रहा है। तो रैकेट पर कितना प्रॉफिट है? 20 रुपीज है, और क्रिकेट बैट्स पर कितना है? 10 रुपीज है। तो हमारा जो टोटल हो जाएगा मैक्सिमाइज जेड क्या है? ये प्रॉफिट कह सकते हो यहां पे, कितना प्रॉफिट, और ये क्या कह सकते हो? ये टोटल नंबर्स हैं कि कितने बना लिए उन्होंने। ठीक है, तो ये तो हम पहला पार्ट लेते हैं कि टोटल कितने बनाए उन्होंने टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट्स, और ये जो अपना वर्क है ये यहां पे मैक्सिमाइज जेड यानी ये प्रॉफिट आ जाएगा। कितना है प्रॉफिट? 20x प्लस 10y। 20x प्लस 10y। क्लियर? अब जरा देखिए ध्यान से यहां पे कि अगर मशीन टाइम पर टेनिस रैकेट के लिए हम देखते हैं तो ये यानी मशीन टाइम कितने देर के लिए अवेलेबल होती है? 42 आवर्स के लिए। तो कितना? टेनिस रैकेट 1.5 घंटे पर वर्क होता है, तो इसका मतलब कितना? x रैकेट बनाए, उस टेनिस रैकेट बनाए, तो 1 पर 1.5 घंटे वर्क होता है, तो x पर कितना हो जाएगा? 1.5x। 1 पर 3 घंटे काम होता है मशीन टाइम पर, तो कितने क्रिकेट बैट्स बना लिए? y, तो कितना? प्लस 3y। तो ये टोटल टाइम हो गया। क्लियर? और अवेलेबिलिटी कितनी है? सिर्फ नॉट मोर देन 42 आवर्स, तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 42। ठीक है, इसी प्रकार टेनिस रैकेट पर क्राफ्ट्समैन टाइम कितना है? 3, तो 3x हो जाएगा प्लस 1 इंटू वाई, और लेस देन कितना है मैक्सिमम टाइम? 24 आवर्स। क्लियर? और आपको एक चीज यहां पे मैंने बताई थी कि जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था पहली वीडियो में ही, कि यहां पे नॉन निगेटिव कंस्टेंट आती है। क्लियर? तो नॉन निगेटिव कंस्टेंट में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये जो आपकी कंस्टेंट है, तो ये कंस्टेंट इसके लिए भी यही वर्क करेगी, तो ये टोटल कंस्टेंट आपकी ये भी यहां भी वर्क करेगी। तो इसका मतलब हमें अलग अलग सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम क्या करें, पहले इनके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लें, और इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमारा सिर्फ क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस जो आपका यहां पे, तो दोनों की उसी से मैक्सिमाइज जेड, एक बार इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जेड निकालनी है जेड की, और एक बार इसको लेके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड निकालनी है, जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। और कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकालेंगे वो आपको मैंने बता रखा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स बन गई है। पहली प्रॉब्लम है हमारी, पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू x प्लस वाई, और कंस्टेंट हमारी ये दे रखी है 1.5x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 42, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले हम इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो 1.5x प्लस 3y इक्वल टू 42, तो कितना आएगा? x को 0 रखा तो y कितना हुआ? 14 3 जा 42, और y को 0 रखा तो कितना आएगा? 42 अपॉन 1.5, और 1.5 का मतलब कितना आएगा? 15 2 जा 30 और 15 8 जा, तो यानी 28 आ जाएगा। क्लियर? दूसरी कंस्टेंट है हमारी 3x प्लस वाई इक्वल टू 24, तो कितना आएगा? x को 0 रखा तो y 24, y को 0 रखा तो x, 3 8 जा 24। क्लियर? अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करता हूं तो 0 14, तो 0 है तो 14 आएगा, 14 का यहां पे आएगा। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो एक्यूरेट ले सकते हो, मैं थोड़ा सा अंदाजे से ले रहा हूं। x पर 28 है तो y की वैल्यू 0 है, 28 पर 0 यहां आएगी। ठीक है, तो एक तो ये हमारा आ जाएगी लाइन, कितना आएगा? याद रखिएगा जब आप उससे ड्रॉ करोगे तो आपके पास स्केल होगी, यहां मैं स्केल नहीं यूज कर सकता, तो कितना आएगा यहां से? ये आ गया। ये लाइन हमारी कितनी है? ये लाइन है हमारी 1.5x प्लस 3y,
1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42। क्लियर? अब इसको लेते हैं, 0 पर 24 है तो ये पॉइंट आएगा, और 8 पर 0 है, 8 हमारा ये आएगा। क्लियर? तो ये हमारी लाइन इस तरह से आ जाएगी। ये कितनी है? 3x प्लस y इज इक्वल टू 24। क्लियर? अब नॉन निगेटिव कांस्टेंट तो x y ग्रेटर देन 0, तो यहां पे हमारी x इक्वल टू 0 और ये लाइन हमारी y इक्वल टू 0। क्लियर? अब अगर यहां पे मैं x और y को 0 0 रखता हूं तो देखिए 1.5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 42, तो यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू 42 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी इक्वलिटी ट्रू हो गई। तो इस लाइन के नीचे नीचे आएगा। क्लियर? और इसके ये तो आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है हमारा, तो इस लाइन के नीचे आएगा। ये देखते हैं किससे कहां आएगा। 4 0 0 कितना आएगा यहां से? x को 0 रखा तो 3 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, तो ये भी हमारी इक्वलिटी कैसी हुई? ट्रू है। तो यानी इस लाइन से भी नीचे आएगा, तो इसका मतलब हमारा जो शेडिंग पोर्शन आएगा वो ये आएगा स्टूडेंट। क्लियर? तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कितने होंगे? एक तो O हो गया, एक इसको A मान लेते हैं, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है? तो कॉर्नर पॉइंट्स कितने हुए? R O 0 0, A 8 0, B कितना हुआ? अब B को सॉल्व करना पड़ेगा हमें पहले। B कितना था हमारा? 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42, और दूसरा था हमारा 3x प्लस y इक्वल टू 24। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा? 3x प्लस 6y इक्वल टू 84, माइनस माइनस माइनस, ये 3x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? माइनस 5y इक्वल टू 60, माइनस का माइनस से माइनस, तो y इक्वल टू कितना आया हमारा? 12, और y की वैल्यू अगर मैं यहां 12 रखता हूं तो 3 इन x प्लस 12 इक्वल टू 24 इसमें रख दिया, तो 3x इक्वल टू कितना आया हमारा? 12, तो x इक्वल टू आया 4, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 4,12। क्लियर? तो हमारे पॉइंट ये आ गया 4,12 एंड C, और C कितना है हमारा? C है हमारा 14, यानी 0,14। तो कॉर्नर पॉइंट्स तो हमारे मिल गए। अब बस हमें क्या करना है? करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Z निकालिए फर्स्ट पार्ट के लिए। कितना आएगा? कॉर्नर पॉइंट्स और Z इक्वल टू कितना हमारा? x प्लस वाई। ठीक है? तो कितना आएगा? तो देखिए जरा, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे थे कितने? 0,0, 8,0, 4, 12 और 0, 14। तो इस पर आई वैल्यू 0, इस पर आएगी 8, इस पर आएगी 4 प्लस 12 यानी 16, और ये आएगी 0 प्लस 14 यानी 14। तो मैक्सिमम कितनी आ रही है हमारी? ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो इसका मतलब पहला आंसर हमारा आ गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। तो कितना होगा? यानी 4, हमारे x क्या माना था हमने? x माना था हमने टेनिस रैकेट के लिए, और 12 माना, ये y माना था हमने क्रिकेट बैट्स के लिए। तो इसका मतलब 4 टेनिस रैकेट एंड 12 क्रिकेट बैट्स बनाएगा। क्लियर? ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है? तो मैक्सिमम हमारा कितना आ गया? 16 बनाएगी कंपनी। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए जरा एक बार। सेकंड पार्ट हमारा क्या है?
सेकेंड पार्ट ये हमारा हो गया कॉर्नर पॉइंट्स, और मैक्सिमाइज जेड हमारा कितना है, ये है, तो कितना हुआ मैक्सिमम जेड इक्वल टू 20, यानी जेड इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम तो यहाँ पता लग जाएगा 20x प्लस 10y। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे वही थे 0,0, 8, 0, 4, 12 एंड 0, 14। तो 0, 0 रखा तो 0 ही आ जाएगी, क्लियर। 8,0 तो कितना आएगा 160, 4, 12 तो कितना आया 24 जा 80 और प्लस 120 कितना आ जाएगा 200, और 0, 14 रखा तो 140, क्लियर। तो यहां मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, दैट इज मैक्सिमम, क्लियर। ये चीज समझ में आई, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें मिल गए, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं स्टूडेंट, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का ही। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 hour ऑफ मशीन वर्क ऑन मशीन A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. He earns a profit of rupees 17.50 on per package on nuts and 7 rupees per package on bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machine for at the most 12 hours a day? यानी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो नट्स और बोल्ट्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, क्लियर। नट्स बनाने के लिए 1 घंटा मशीन ए पर वर्क होता है और 3 घंटे मशीन बी पर वर्क होता है। इसी प्रकार बोल्ट्स बनाने के लिए 3 घंटे मशीन ए पर वर्क होता है और 1 आवर मशीन बी पर वर्क होता है, क्लियर। अब नट्स पर जो प्रॉफिट है एक पैकेज पर 17.50 है और बोल्ट्स पर 7 रुपीज पर पैकेज है, क्लियर। अब ये कह रहा है कि मशीन ए जो है और मशीन बी जो दोनों मशीनें हैं वो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे अवेलेबल हो सकती है, यानी 12 घंटे वर्क कर सकती है, क्लियर। तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट, कोई भी व्यक्ति हो, 2 चीजें चाहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्वेस्टमेंट कम से कम और प्रॉफिट मैक्सिमम, क्लियर। तो अब देखिए यहां पे अगर मैं ये मान लूं कि नट कितना, नट्स को मैं अगर x मान लूं कि मान लीजिए उसने x नट बनाए और y बोल्ट्स बनाए, क्लियर। तो लेट नट्स को कितना मान लें इक्वल टू x और बोल्ट्स को y, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, देन द अबव प्रॉब्लम, लिखने का एक तरीका होता है बेटा, अबव प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज। सबसे पहले आप लिखोगे मैक्सिमाइज जेड, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, कितना है 17.50x प्लस 7y, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है हमारी, कंस्ट्रेंट है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी एट मोस्ट है, लेस देन इक्वल टू 12, और 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 12, क्लियर। और 2 आपको कंस्टेंट पता ही है हमारी, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर। तो ये तो हो गई हमारी कंस्टेंट फॉर्मुलेशन हो गया। अब इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे जरा देखिए। पहले हम लेते हैं किसके लिए, पहली वाली के लिए, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो कितना आएगा यहां से देखिए जरा ध्यान से,
अगर x को 0 रखा तो y कितना हो जाएगा हमारा 4, और y को 0 रखा तो x कितना हो गया 12। वैल्यू रख दीजिए, बस निकल जाएगी वैल्यू। क्लियर। अब दूसरा लेते हैं 4, 3x प्लस y इज ऑल्सो इक्वल टू 12। तो इसके लिए अगर हम एक टेबल बनाते हैं तो कितना आएगा, x को 0 रखा तो y 12 हो गया, y को 0 रखा तो x 4 हो गया। क्लियर। तो अब वही चीज इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आपको इधर बना लेते हैं, चलिए कितना आएगा, देखिए यहां से ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन। x एक्सिस पर मैक्सिमम कितना है 12, y एक्सिस पर मैक्सिमम कितना है 12। तो दो दो के गैप से ले लेते हैं, 2 2 गैप से, 2 4 6 8 10 12। इसमें भी 2 से ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है तो x 12 है। तो एक तो हमारी लाइन ये आ जाएगी स्टूडेंट, कौन सी लाइन है ये, x प्लस 3y इक्वल टू 12। दूसरी 0 पर 12 है और 4 पर 0 है, तो ये आपकी इक्वलिटी आ जाएगी। ये होगी हमारी कितनी, 3x प्लस y इक्वल टू 12। ये समझ में आ गया होगा। और आपको वही नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है तो ये x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करें, वो देखेंगे ट्रू है फॉल्स है इक्वलिटी। अगर हम इसके लिए 0 0 के लिए देखते हैं तो 0 प्लस 3 इंटू 0 और क्या है लेस देन है, तो लेस देन इक्वल टू 12। तो इसका मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो इक्वलिटी हमारी ये ट्रू है। क्लियर। तो कितना आया 12 हो गए। ठीक है। इसी प्रकार अगर यहां देखते हैं तो 3 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 आया। क्लियर। तो इसका मतलब ये भी हमारी इक्वलिटी ट्रू है। ठीक है। तो इसका मतलब दोनों लाइन के डाउन ओरिजिन की तरफ सेड होगा और यहां y इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हमारा सेड रीजन आएगा। क्लियर। तो कॉर्नर पॉइंट्स O, A, B और C। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे कितने हुए, कॉर्नर पॉइंट्स आर कितना, एक तो O हो गया 0 0, A हो गया कितना 4,0, B कितना हुआ, अब B को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। पहले कितना था, एक तो था हमारा कितना, यहां पे ले लेते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 12 और दूसरा था 3x प्लस y इक्वल टू 12। तो कोई सी भी एक इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मान लो इसमें करते हैं तो 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 36 माइनस 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 8y इज इक्वल टू कितना 36 में से 12 गया तो माइनस 24, तो y इक्वल टू आ गया 3 और y की वैल्यू 3 रखी तो 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। क्लियर। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3,3 और एक C हो गया और C कितना हमारा 0,4, तो B कितना हुआ 3 3 एंड C 0,4। क्लियर। नाउ करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे। अब यहां पे हुआ हमारा कॉर्नर पॉइंट्स और यहां पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z इक्वल टू z कितना था हमारा 17.50 प्लस 17.50x प्लस 7y। तो एक तो हुआ हमारा 0 0 4 0 3 3 और 0 4। 0 रखता हूं तो 0 ही आएगा,
40, तो 17.50 में अगर 4 की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना 17 4 जा 400, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28 और 2 30 और 4 1 जा 4 और 3 7, तो 70 लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, 3 3 रखता हूं तो कितना आएगा 17, यानी देखिए 0 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1 22 और 3 1 जा 3 और 2 5 और प्लस 7 3 जा 21, तो कितना आएगा 3 7, तो ये आ गया हमारा 73.50। और अगर 0 4 लेता हूं तो 7 4 जा 28 आएगा। तो मैक्सिमम किस पे आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमाइज है अल्ट्रा, तो दिस इज द मैक्सिमम। तो इसका मतलब कितने नट्स और बोल्ट्स बनाएगा वो, नट्स 3 बोल्ट्स 3, ये पैकेज है। क्लियर, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके। और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना हो गया ₹73.50। तो स्टूडेंट ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और इस पर जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको पता है कि किस तरह से आप उसको फ्रेम करना है। बहुत सिंपल है, इक्वलिटी एक बार बन जाएंगी, कंस्ट्रेंट बन जाएंगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा, तो उसके बाद तो आप ग्राफ ड्रॉ करना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड निकालनी है, सब सिंपल है। बस थोड़ा सा उसमें ध्यान दे दीजिएगा। अगर ये ध्यान दे दिया आपने तो सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो ये मैन्युफैक्चरिंग थी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।